नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। इसरो ने नौसेना संचार को बेहतर बनाने के लिए श्रीहरिकोटा से भारत के सबसे भारी संचार उपग्रह CMS-03 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार चरम पर। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और महागठबंधन के वरिष्ठ नेताओं ने राज्य भर में रैलियां की। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा, बिहार विधानसभा चुनाव में किसी भी तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने शांतिपूर्ण और हिंसा मुक्त मतदान का संकल्प लिया। आकाशवाणी संगीत सम्मेलन का 67वां संस्करण दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में संगीत कार्यक्रमों के साथ शुरू हुआ। भारत ने तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराया और महिला एकदिवसीय क्रिकेट विश्व कप में भारत ने फाइनल मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को 299 रनों का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज शाम श्रीहरिकोटा से भारत के सबसे भारी संचार उपग्रह CMS-03 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। भारतीय नौसेना के लिए अब तक का सबसे उन्नत संचार उपग्रह, जिसे LVM-3M5 रॉकेट के माध्यम से प्रक्षेपित किया गया, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया। इसके बाद इसरो ने उपग्रह को सफलतापूर्वक अलग कर भू समकालिक स्थानांतरण कक्षा में स्थापित कर दिया। CMS-03 भारतीय नौसेना के अंतरिक्ष आधारित संचार और समुद्री क्षेत्र की निगरानी क्षमताओं को मजबूत करेगा। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने CMS-03 के सफल प्रक्षेपण पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और भारतीय नौसेना को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने बताया कि कैसे भारत का शक्तिशाली LVM-3M5 रॉकेट GSAT-7R CMS-03 के सफल प्रक्षेपण के साथ एक बार फिर आसमान में उड़ान भर रहा है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसरो की इस नवीनतम उपलब्धि की सराहना की है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में इसरो की टीम को बधाई दी। डॉक्टर सिंह ने कहा कि LVM-3M5 मिशन के सफल प्रक्षेपण के साथ भारत के बाहुबली ने आसमान छू लिया है। उन्होंने बताया कि इसरो एक के बाद एक सफलताएं हासिल कर रहा है और उन्होंने सरकार के अटूट समर्थन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। लगभग 4,400 किलोग्राम वजन वाला CMS-3 भू समकालिक हस्तांतरण कक्षा में प्रक्षेपित किया गया भारत का अब तक का सबसे भारी संचार उपग्रह है। यह उपग्रह भारत और आसपास के समुद्री क्षेत्रों में बहु बैंड संचार सेवाएं प्रदान करेगा। यह नागरिक और सामरिक दोनों ही उपयोगों के लिए सुरक्षित डेटा, ध्वनि और वीडियो लिंक को बढ़ावा देगा। इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर V नारायणन ने टीम की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो के वैज्ञानिकों को सोशल मीडिया पोस्ट पर बधाई दी और इस सफलता को इस बात का प्रमाण बताया कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र उत्कृष्टता और नवाचार का प्रतीक है। यह मिशन भारत के संचार नेटवर्क को मजबूत करता है और देश की बढ़ती अंतरिक्ष यात्रा में एक और गौरवपूर्ण मील का पत्थर है। विजयवाड़ा से अल्लू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज 3 दिन के उत्तराखंड दौरे के पहले दिन देहरादून और हरिद्वार में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। उन्होंने हरिद्वार में पतंजलि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत की महान विभूतियों ने मानव संस्कृति के विकास में अमूल्य योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि महर्षि पतंजलि जो ऋषि मुनियों में महानतम थे, उन्होंने योग के माध्यम से मन का, व्याकरण के माध्यम से वाणी का और आयुर्वेद के माध्यम से शरीर से अशुद्धियों को दूर किया। भारत की महान विभूतियों ने मानव संस्कृति के निर्माण से अमूल्य योगदान दिया। मुनियों से श्रेष्ठ महर्षि पतंजलि ने योग के द्वारा चित्र की, व्याकरण के द्वारा वाणी की तथा आयुर्वेद के द्वारा शरीर की अशुद्धियां दूर की। उनको विनीत होकर करबद्ध प्रणाम करने की हमारी परंपरा है।
हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति ने आज देहरादून में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज देहरादून के राजपुर रोड पर बने एक फुटओवर ब्रिज का लोकार्पण और राष्ट्रपति निकेतन में घोड़सवारी अखाड़े का उद्घाटन किया। यह पुल स्थानीय हिमालय वास्तुकला का सुंदर उदाहरण है। इस बीच उन्होंने राष्ट्रपति निकेतन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय साहित्य, संस्कृति और कला महोत्सव के प्रतिभागियों के साथ संवाद भी किया। राष्ट्रपति उत्तराखंड राज्य की रजत जयंती के अवसर पर कल देहरादून में आयोजित विधानसभा के विशेष सत्र को भी संबोधित करेंगी। इसके बाद वे नैनीताल राजभवन की स्थापना के 125 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति 4 नवंबर को कुमाऊं में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में भी भाग लेंगी। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार अभियान चरम पर है। इसके समाप्त होने में केवल 2 दिन शेष हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और महागठबंधन दोनों के वरिष्ठ नेताओं ने चुनावी क्षेत्रों में कई चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम राजधानी पटना में दिनकर गोलंबर से ऐतिहासिक गांधी मैदान तक एक विशाल रोड शो किया। 1.5 किलोमीटर से ज्यादा लंबे रोड शो के दौरान लोगों, खासकर महिलाओं और एनडीए कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। श्री मोदी ने पटना स्थित तख्त श्री हरिमंदिर साहिब में मत्था भी टेका। पहले चरण में 121 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 6 नवंबर को मतदान होगा। एक रिपोर्ट। भाजपा के स्टार प्रचारक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी चुनावी सभा में कहा कि एनडीए के कार्यकाल में बिहार में सुशासन स्थापित हुआ है। इससे बिहार हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। नवादा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब लोगों को अपने ही राज्य में रोजगार मिलेगा। इसके लिए मेड इन बिहार को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में बिहार को मैन्युफैक्चरिंग का एक प्रमुख केंद्र बनाया जाएगा। इससे बिहार में बनी वस्तुएं विश्व के कोने कोने में जाएंगी। उन्होंने आरोप लगाया कि महागठबंधन परिवारवादी राजनीति को बढ़ावा देने वाला है। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने वैशाली के महुआ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि तेजस्वी प्रसाद यादव का मुख्यमंत्री बनने का सपना पूरा नहीं होगा। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सहरसा के सोनवर्षा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के कार्यकाल में बिहार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। इधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने खगड़िया में एक चुनावी जनसभा में कहा कि बिहार में एनडीए ने 20 वर्ष में क्या किया है उसे उसका हिसाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनी तो छोटी मोटी मजदूरी के लिए बिहार के लोगों को दूसरे शहरों में पलायन नहीं करना होगा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने महागठबंधन के प्रत्याशियों के समर्थन में छपरा में चुनावी सभा को संबोधित किया। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। इस बीच मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी और मतदाता शांतिपूर्ण तथा स्वतंत्र रूप से मतदान कर सकेंगे। श्री कुमार ने कानपुर में संवाददाताओं से कहा कि चुनाव आयोग ऐसी परिस्थितियों से सख्ती से निपटेगा। चुनाव आयोग यह स्पष्ट करना चाहता है, हिंसा की कोई भी गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सामान्य मतदाता शांतिपूर्वक अपनी स्वेच्छा के अनुसार पारदर्शी तरीके से मतदान कर पाए। चुनाव आयोग उसके लिए पूरी तरह तैयार है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आज करनाल में माई भारत द्वारा एकता दौड़ का आयोजन किया गया। केंद्रीय शहरी आवास और ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने युवाओं को फिटनेस और एकता का संदेश दिया। श्री मनोहर लाल ने युवाओं से सरदार पटेल के जीवन से प्रेरणा लेने और देश की अखंडता, सामाजिक सद्भाव और विकास के लिए कार्य करने की अपील की। नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा कई क्षेत्रों में जीएसटी दरों में कटौती के साथ 22 सितंबर को शुरू किए गए जीएसटी बचत उत्सव से देश भर के नागरिकों को लाभ हुआ है। इसी कड़ी में आज अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों से पर्यटन क्षेत्र में नागरिकों को पहुंच रहे फायदों पर हमारी संवाददाता की रिपोर्ट।
नए जीएसटी सुधारों ने कर के बोझ को कम करके नागरिकों के लिए यात्रा, आवास और सांस्कृतिक अनुभवों को अधिक किफायती बनाकर पर्यटन क्षेत्र को राहत प्रदान की है। 7,500 रुपए प्रति रात्रि से कम किराए वाले होटल में ठहरने पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है, जिससे आवास अधिक सुलभ हो गया है। जीएसटी की ये कम दरें मध्यम वर्ग और बजट यात्रियों के लिए होटल सस्ते बना देंगी और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए भारत का आकर्षण बढ़ाएंगी। इसने होटलों और होम स्टे में निवेश को भी प्रोत्साहित किया है, जिससे रोजगार सृजन हुआ है और बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ है। इस बीच 10 से अधिक व्यक्तियों की बैठने की क्षमता वाली बसों पर जीएसटी दर 28% से घटाकर 18% कर दी गई है, जिससे सार्वजनिक परिवहन की लागत कम हुई है। ये कटौती भारत के पर्यटन क्षेत्र और सांस्कृतिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार की एक पहल है। वहीं जीएसटी दर में ये कटौती यात्रा को अधिक किफायती बनाएगी, साथ ही स्थानीय कारीगरों को समर्थन देगी और आतिथ्य क्षेत्र को बढ़ावा देगी। नितिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली। तीनों सेनाओं के सैन्य अभ्यास त्रिशूल के आयोजन में नौसेना मुख्य भूमिका निभा रही है। यह अभ्यास 13 नवंबर तक जारी रहेगा। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इस अभ्यास का उद्देश्य तीनों सेनाओं में परिचालन प्रक्रियाओं की जांच करना और उनमें समन्वय स्थापित करना है। इससे बहुक्षेत्रीय वातावरण में संयुक्त प्रभाव आधारित संचालन संभव हो सकेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। आकाशवाणी संगीत सम्मेलन का 67वां संस्करण आज से दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में शुरू हो गया है। इस सम्मेलन का आयोजन प्रसार भारती द्वारा संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से किया जा रहा है। इसके अंतर्गत आज नई दिल्ली के आकाशवाणी के रंग भवन में बांसुरी वादक पंडित राकेश चौरसिया द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। गायक नंदेश उमप ने भी मराठी लोक संगीत की प्रस्तुति दी। इस कार्यक्रम में प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत कुमार सहगल और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन उपस्थित रहे। ये कार्यक्रम 29 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। 1 महीने तक चलने वाले इस आयोजन के दौरान दिल्ली सहित देश भर के 24 शहरों में शास्त्रीय संगीत की प्रस्तुतियां होंगी, जिसमें हिंदुस्तानी, कर्नाटक और विभिन्न लोक संगीत की प्रस्तुति दी जाएगी। सभी संगीत कार्यक्रम बिना किसी प्रवेश शुल्क के जनता के लिए खुले हुए हैं। निमंत्रण पत्र संबंधित आकाशवाणी केंद्रों से पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्राप्त किए जा सकते हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे अपने फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम 2025 के अंतर्गत 1 नवंबर से लागू महत्वपूर्ण परिवर्तनों के बारे में परिचर्चा प्रसारित करेगा। भारतीय बैंकिंग और वित्त संस्थान के आंचलिक प्रमुख और वरिष्ठ बैंकिंग व्यवसायी प्रोफेसर नरेंद्र कुमार भसीन श्रोताओं के सवालों के जवाब देंगे। अब रुख करते हैं क्रिकेट के मैदान का, जहां आईसीसी महिला एकदिवसीय क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 299 रन का लक्ष्य दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय खिलाड़ी शेफाली वर्मा और दीप्ति शर्मा की अर्धशतकीय पारी की बदौलत 7 विकेट के नुकसान पर 298 रन बनाए। मुकाबला बारिश के चलते 2 घंटे की देरी से शुरू हुआ, लेकिन ओवर में कोई कटौती नहीं की गई। वहीं भारत की पुरुष टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 5 टी20 मैचों की श्रृंखला के तीसरे मुकाबले में 5 विकेट से हरा दिया है। ऑस्ट्रेलिया के 187 रन के लक्ष्य को भारत ने 18 ओवर और 3 गेंद पर 188 रन बनाकर हासिल कर लिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। इसरो ने नौसेना संचार को बेहतर बनाने के लिए श्रीहरिकोटा से भारत के सबसे भारी संचार उपग्रह CMS-03 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार चरम पर। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और महागठबंधन के वरिष्ठ नेताओं ने राज्य भर में रैलियां की।
आकाशवाणी संगीत सम्मेलन का 67वां संस्करण दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में संगीत कार्यक्रमों के साथ शुरू हुआ और महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप फाइनल में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 299 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।